ठीक है। तो जब आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर अगर 1 अंक लिखा हुआ रहता है सबसे शुरुआत में, जो कुंडली ऐसे बनती है, ठीक है, तो अगर 1 अंक लिखा हो तो समझ जाए कि मेरा जन्म उस समय हुआ है जब 0 से 30 डिग्री के बीच में पूर्वी क्षितिज पे उदय हो रहा था, मतलब मेष राशि में उदय हो रहा था, ठीक है। अगर आपका स्टार्टिंग में 2 हो तो समझ जाए वृष लग्न है, 3 हो तो समझ जाए मिथुन लग्न है, 4 हो, वहीं से स्टार्ट होके हम लोग गणना करते हुए अब जो ये 12 खाना है यहाँ से है सो हम लोग का जन्म इसमें से शरीर स्थान देखा जाता है कि शरीर में कौन प्लेनेट है, धन में कौन प्लेनेट है, भाई बहन में कौन प्लेनेट है, वो कैसा करेगा, ठीक है। बस यहाँ तक सब ज्योतिष एक मत है, ठीक है। पुराने ज्योतिष में भी यही चीज है, पुराने ज्योतिष में भी यही है कि पहला भाव स्वास्थ्य का है, दूसरा भाव धन का है, ये है जहाँ पे जो प्लेनेट रहेंगे उसके हिसाब से आपको फल देंगे। अब फल क्या देंगे? फल देने में 2 चीज जानना जरूरी है कि ग्रह की शक्ति क्या है और ग्रह किस समय फल देगा। अगर शरीर का स्वामी है या शरीर स्थान में कोई ग्रह है तो वो किसका कैसा फल देगा, तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? ताकत निकालिएगा। तो ताकत निकालने के लिए पुराने ज्योतिषी जो थे वो स्थान ही देखा करते थे, ठीक है। परंपरागत अभी तक जो ज्योतिष आया है उसमें स्थान देखा करते थे कि पहले घर में कौन बैठा है, दूसरे घर में कौन बैठा है, तीसरे घर में कौन बैठा है, या स्वामी कौन है। अगर उस घर में बैठा तो बहुत मजबूत है, उस घर में बैठा तो बहुत कमजोर है, 8वें भाव में बैठ गया तो बहुत कमजोर है। मेरे पापा का कहना था कि श्मशान में सारे मुर्दा नहीं होते हैं, कभी वहां पे राजा भी हो सकता है, और थाना में हमेशा चौक नहीं होता है, वहां कभी एसपी का भी आगमन हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि ग्रह मौजूद है किसी घर में तो किस शक्ति से मौजूद है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे पुराना ज्योतिष काम करता है कि पृथ्वी में हम लोग रहते हैं और यहाँ से 360 डिग्री में बांट दिया सारा बार। हम लोग अब वास्तविक स्थिति देखें कि वास्तविक स्थिति सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ है, सूर्य के पहले बुध परिक्रमा कर रहा है, बुध के बाद शुक्र परिक्रमा कर रहा है, शुक्र के बाद पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी के बाद मंगल परिक्रमा कर रहा है, और मंगल के बाद बृहस्पति परिक्रमा कर रहा है, और बृहस्पति के बाद शनि परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और हम लोग बांट कहाँ से रहे हैं? 360 डिग्री यहाँ से भी बांट रहे हैं, यहाँ से बांट रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 360 डिग्री हम बांट रहे हैं। ये आपको अभी आने वाले स्लाइड में दिखाया जाएगा, लेकिन इसमें इसलिए समझाया जा रहा है कि आपको वो रिपीट हो जाए और आप अच्छे से समझ जाए, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी एकदम बात कीजिए, ठीक है। अब अगर हम पृथ्वी में हैं तो हम बुध के पाथ को देखें, ध्यान दीजिए। बुध ग्रह जो है सो ये ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ जाता है तो क्या होता है, पृथ्वी से ये बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। और जब यहाँ आएगा तो पृथ्वी से नजदीक हो जाएगा। इस थ्योरी को हम लोगों ने ज्योतिषियों को 1996 में दिया, 1996 में मेरी किताब आई थी, लेकिन इतने बड़े रहस्य का पर्दाफाश जब मेरे पिताजी ने कहा किया तो किसी ज्योतिषी ने फिर इसके आधारित उन्होंने बहुत फोरकास्ट लोगों ने कर रहे थे, हाँ तहाँ कर रहे हैं, लेकिन किसी ने फिर इस पे और अध्ययन करने की जरूरत नहीं पहुंची, और हम लोगों ने कहा कि नहीं, पूरी तैयारी करके ही अब दुनिया के सामने आएंगे। अब देखिए इस स्थान पर जब बुध चलने लगता है तो बुध की गति, और पृथ्वी भी इधर चल रही है, बुध भी इधर चल रही है, तो आप किसी ट्रेन में अगर जा रहे हैं और इधर से भी ट्रेन आ रही है तो आपको उसकी गति बहुत कम लगेगी, ठीक है। और अगर पृथ्वी इधर चल रही है और बुध ग्रह इधर चल रहा है, उधर से कोई ट्रेन आ रही है, तो आपको क्या होगा, गति बहुत तेज लगेगी, क्योंकि दोनों का गति इसमें जुड़ जाएगा और इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बुध ग्रह की गति बहुत बढ़ जाती है, बुध पृथ्वी से बहुत दूरी पे हो जाता है, तो इसीलिए ये बहुत ताकतवर होता है। ये मेरे पिताजी का अपना रिसर्च किया हुआ सिद्धांत है कि अगर इस स्थिति में बुध ग्रह बैठेगा तो बुध कुंडली के लिए अच्छा होगा, और अगर इस स्थिति में बुध ग्रह किसी कुंडली में बैठेगा तो वो बहुत गड़बड़ होगा, ठीक है। और अगर यहाँ और यहाँ रहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सारा हम लोग का सिद्धांत इसी पर है कि कोई प्लेनेट अगर यहाँ 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 रहते हैं तो 100% गत्यात्मक शक्ति के होते हैं, ठीक है। ये शक्ति अभी तक ज्योतिष में कैलकुलेशन नहीं हो रहा था, और ये कोई भी ग्रह अगर इस हालत में है तो 100% गत्यात्मक
0% गत्यात्मक शक्ति होगा, और यहाँ पे रहेगा तो 50% गत्यात्मक शक्ति होगा। अब फिर इन्होंने कहा कि 0% में जब ग्रह चले जाते हैं कोई भी प्लेनेट, तो वो 0% शक्ति है, तो इसीलिए वो चीज कुंडली में अच्छा नहीं होता है, और वो मामला जो होता है जो कुंडली में डिप्रेसिव हो जाता है लोगों के लिए, और ये डैशिंग हो जाता है। यदि यहाँ पे आपका शरीर का स्वामी जो कुंडली में पड़ रहा है वो अगर इस स्थान में था तो आपका शरीर डैशिंग होगा, और यहाँ होगा तो आपका शरीर डिप्रेसिव होगा। ओके, तो इस हालत में जब प्लेनेट रहते हैं तो इस तरह, और ये इसी को है सो उन्होंने ग्राफ पेपर में देना शुरू किया। तो ग्राफ पेपर में किसको पहले रखेंगे, तो सबसे पहले है सो हम लोग की पृथ्वी के नजदीक सबसे पहले चंद्रमा घूमता है। ठीक है, चंद्रमा की भी यही होती है शक्ति की, जब इधर चला जाता है सूरज की ओर तो 0 डिग्री हो जाता है, आप देखते हैं अमावस्या बन जाता है, और जब चंद्रमा इस ओर चला जाता है तो पूर्णिमा हो जाता है। तो चंद्रमा से भी हम लोग शक्ति निकालना शुरू किए 0 to 100। ठीक है, अमावस्या का चांद हमेशा कमजोर होता है, पूर्णिमा का चांद बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चंद्रमा का बचपन में प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा को मन का ग्रह माना गया है, और मन बच्चा का ही चलता है। आप बच्चे को कुछ भी बहलाइएगा कुछ रहिएगा तो उसके मन के हिसाब से, आप कभी उसको डांट के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मन का ग्रह माना गया, लेकिन ये नहीं माना गया कि नहीं बच्चा का बचपन में चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। और बुध को हमेशा विद्या बुद्धि का ग्रह माना गया, लेकिन ये नहीं समझा गया कि बुध का प्रभाव स्टूडेंट लाइफ में पड़ता है। आज हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, अगर नहीं भी पढ़ रहे थे तो खेती करने के लिए खेत में किसान अपने बच्चे को 12 वर्ष की उम्र से शुरू कर देता था। बिजनेसमैन अपने दुकान में बैठाना शुरू कर देता था कि नहीं ये सीखेगा। ठीक है, इस तरह जितनी भी कलाएं थी, जितने भी जो भी पिता चाहते थे मेरा बच्चा बने, वो 12 वर्ष से शुरू कर देते थे। तो चंद्रमा के बाद बुध, बुध के बाद फिर मंगल का काल आता है जवानी का। हमेशा मंगल को युवा वर्ग का ग्रह माना गया, लेकिन कभी नहीं माना गया कि नहीं 24 वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव पड़ता है। ये मेरे पापा जी ने रिसर्च में निकाला। ठीक है, तो 24 से 36 तक की महिलाएं हमेशा बच्चे जन्म देती है, तुरंत ब्लडी हो जाता है, आप जितना ब्लड दान कर दे सारा ब्लड आ जाता है। ये सब प्रभाव मंगल का होता है। ठीक है, शुक्र को हमेशा नीति निर्धारक ग्रह माना गया है। राष्ट्रपति बनने की उम्र 35 वर्ष की गई, लेकिन कोई नहीं समझा कि 36 से 48 तक आदमी का हौसला पस्त हो जाता है। जैसे कि जाने सब कुछ में कूद पड़ो, यह नहीं तो सब कुछ में कूद पड़ो, और बाद में क्या होता है कि नहीं कूदना नहीं, यहाँ पे कोई नीति से काम निकालती है। ठीक है, तो वो 36 से 48 होता है, 48 से 60 सूर्य चढ़ा लो। बुढ़ापा का ग्रह माना गया बृहस्पति को, ज्ञान का, धर्म का लिए, लेकिन किसी ने नहीं समझा कि रिटायरमेंट के बाद बृहस्पति का काल आता है 60 के बाद, और या फिर 72 के बाद अति वृद्धावस्था का काल। ये अभी तक पुराने किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। मेरे पिताजी का पहला आर्टिकल 75 में इस मामले में आया था, और शक्ति जो बताया कि ये शक्ति 81 में, मतलब 75 और 81 में इस चीज की खोज हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन खोज हो जाने से नहीं होता है, जैसा कि तो जब बताया कि चंद्रमा बुध मंगल ऐसे से पड़ता है, और ये 100 से 50 तक हम लोग गिन करके जब ग्राफ खींचने लगे तो वो ग्राफ जो है सो 12 से 24 ने लेके 18वां साल का पॉइंट लिया, 30वां साल का पॉइंट लिया, 42वां साल का पॉइंट लिया, 14वां साल का लिया, तो उसके लाइफ में उसी टाइप से आंकड़ा बनाना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आप है तो जब जैसे कि किसी हाँ, अब मान लीजिए हमेशा आपके सामने एक दो रास्ता बनता है कि इस पे चलूं कि इस पे चलूं, तो लगता है कि किससे पूछा जाए, तो नहीं, ये तो भविष्य को कोई नहीं बता सकता। अब आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि भविष्य को जाना और समझा जा सकता है एक नियम के तहत, क्योंकि मैंने ये बताया कि नहीं हम लोग जो काम करते हैं, आप किसी पंडित को पूछ लीजिए कि किस बेसिस पे वो काम कर रहा है, वो नहीं बताएगा। और जबकि हम लोग सब जानते हैं कि पानी को नापने का कोई यंत्र है, दूध को नापने का कोई यंत्र है, अगर दूध का शुद्धता को नापना चाहते हैं या किसी चीज को, तो हम लोग ये फॉर्मूला इसलिए निकाला कि इसके आधार पर साइंटिफिक ढंग से किसी का ग्राफ, बाकी बातें करते हैं, इसको देख लीजिए।